परवीन को खौफ से अपना सांस घटता महसूस हो रहा था। उन्होंने सड़क पर गिरे ड्राइवर के दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधे उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और खिंचाकर उसे कार की अगली सीट पर फेंक दिया। दूसरा सिपाही परवीन वाली सीट के दूसरे कोने पर बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। हमने आपके एहतराम में आंखों पर पट्टी नहीं बांधी क्योंकि हम टीवी देखते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि नॉर्मल रहें, उसमें हम सब की भलाई है। उसकी सीट पर दूसरे कोने में बैठे शख्स ने कहा। परवीन पहले ही खौफजदा थी, अब वो और सिमट कर बैठ गई। उसे कुछ इल्म नहीं था कि गाड़ी किधर जा रही है, उन्हें कौन ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है। कहीं उन लोगों ने उन्हें गलत फहमी की बिना पर तो अगवा नहीं कर लिया। अगर ये वाकई सेठ हांडी वाला को अगवा करना चाहते थे तो भी उसका इस झगड़े से क्या वास्ता। उसने हिम्मत करके पूछने का फैसला कर ही लिया। इस बात का तो उसे इल्म हो गया था कि उन्होंने परवीन को पहचान लिया है। ऐन मुमकिन है उसे आर्टिस्ट जानकर वो उसको छोड़ दें। यही सोचते हुए उसने अपने गले को थूक निकलकर तर किया और उनसे मुखातिब हुई। देखिए भाई साहब, मेरा इस मामले से क्या लेना देना, आप मुझे चुपचाप बैठी रहो वरना वो हशर करेंगे कि सारी जिंदगी अपने कदमों पर चलने के लायक नहीं रहोगी। अगर दोबारा बात करने की कोशिश की तो ज़बान खींच लूँगा। अगली सीट पर बैठे ड्राइवर ने गर्दन घुमाकर उसे खूनी नज़रों से देखा और परवीन को यूं लगा जैसे उसकी रूह कफस अंसरी से परवाज कर गई हो। गाड़ी में एसी पूरी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन उसे माथे पर ठंडे पसीने का एहसास हुआ, इस खौफ से कि कहीं अगवा करने वाले बुरा ना माने। उसने अपने माथे का पसीना भी साफ न किया। उनके सफ़र का इख्तिताम करीबन आध घंटा बाद हुआ था। इन लोगों ने कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर करीबन 20 मिनट तक गाड़ी चलाई थी। अब वो एक बड़ी सी हवेली में दाखिल हो रहे थे, जिसके दरवाजे पर मौजूद निगहबान ने टार्च की रोशनी उन पर फेंकी और दरवाज़ा खोल दिया। परवीन का दरवाज़ा अंदर मौजूद पहरेदार ने ही खोला था, जिसके आवाज़ देने पर एक औरत वहां आ गई थी, जिसने परवीन को अंदर कमरे की तरफ चलने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद वो भी सेठ हांडी वाला जैसे आरामदेह कमरे में बंद थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि उसके साथ वही औरत मौजूद थी। शायद उन लोगों को ये खौफ रहा हो कि परवीन घबराकर खुदकशी ही न कर ले। इधर सेठ हांडी वाला बाथरूम से निकलकर दोबारा कमरे में बिस्तर पर आकर बैठ गया था और लंबे लंबे सांस लेकर बज़ाहिर खुद को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। अभी तक दवाइयों वाला बॉक्स उसके सरहाने धरा था, जबकि कमरे के एक कोने में मौजूद फ्रिज में मुख्तलिफ मशरूबात भी रखे थे। अचानक ही सामने वाला दरवाज़ा खुला और एक मुअद्दिब मुलाजिम ट्राली घसीटता अंदर आ गया, जिसके ताक़ुब में एक मुसल्ला पहरेदार भी अंदर आया था। सेठ हांडी वाला सहम कर खड़ा हो गया। बैठो सेठ बैठो, घबराने की कोई बात नहीं। नाश्ता माश्ता करो, अभी साईं हुक्मदाद आते हैं, वो बात करेंगे। तब तक खुद को नॉर्मल कर लो, साईं से बात जरा तमीज से करना, तुम तो उसे जानते ही होगे, पहरेदार ने कहा। सेठ हांडी वाला को कालीन अपने पांव तले सिरकने का एहसास हुआ। वो मफरूर डाकू हुक्मदाद के कब्जे में था, जिसने कभी सरकार और दरबार की कोई लूटी हुई शय वापस नहीं लुटाई थी। एक बात तो तय थी कि उसे जिस मकसद के लिए भी हुक्मदाद ने अगवा किया है, उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ेगा। सेठ हांडी वाला के लिए अब दो ही रास्ते थे, या तो वो खौफ के हाथों अपनी जान दे दे या फिर हौसला करे और ख़ुद को हालात के रहम करम पर छोड़ दे। उसने बड़ी हिम्मत के बाद दूसरा रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया था। हैरत की बात यह थी कि उसे यहाँ अपनी गाड़ी, ड्राइवर, परवीन सब कुछ भूल गया था। उसकी तरफ से सब कुछ जहन्नम में जाता, लेकिन उसकी जान बची रहती और उस पर कोई आंच ना आती। उसके अंदर मौजूद सरमायादार मतलब परस्त इंसान मुकम्मल जाग चुका था। अब उसे सिवाय अपनी जान के और किसी की परवाह नहीं थी। अगर उसकी जान के बदले दो जानें भी चली जाती तो भी ये कोई महंगा सौदा नहीं था। उसने कपकपाते हाथों से प्लेट थामी और ट्राली में मौजूद अनवाउ अक़साम की अशिया खुर्दनोश से कुछ डालकर अपने हल्क में उंडेलने लगा। जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रख कर ही वो कुछ कर सकता था। बैरा बेड़े बड़े मुअद्दब अंदाज में एक कोने में उसके हुक्म का मुंतज़िर खड़ा रहा, जबकि पहरेदार बाहर चला गया था।
सेठ हांडी वाला ने एक दो गोलियां मजीद निकल लीं और अब काफ़ी बनाकर पी रहा था। उसने बेरे को ट्राली ले जाने का इशारा किया और वो ट्राली घसीटता हुआ जिस दरवाजे से अंदर आया था उसी से बाहर चला गया। बहरे की रवानगी के बाद उसने दोबारा टीवी स्विच ऑन कर दिया और डिश पर मुख्तलिफ चैनल देखने लगा। फिर बिस्तर से टेक लगाकर बैठ गया। अभी उसे बैठे बमुश्किल 15-20 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक दरवाज़ा खुला और एक लंबा तड़ंगा नकाबपोश अंदर दाखिल हुआ, जिसके साथ 2 गन बरदार भी अंदर आ गए थे। सुनाओ सेठ हांडी वाला, मेरे बंदों की तरफ से कोई बेआरामी तो नहीं हुई? उसने अजीब से लहजे में दरियाफ्त किया। आप लोग क्या चाहते हैं? सेठ ने हौसला करके पूछा। चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम कुछ समझ गए हो। देखो सेठ, मैं सिर्फ एक मर्तबा अपनी बात दोहराया करता हूँ। अगर तो उसका जवाब मेरी मर्जी के मुताबिक हुआ तो तुम महफूज रहोगे, बसूरत दीगर मेरे साथी तुम्हें फौरन गोली मार देंगे। मेरे लिए तुम्हारी मौत या ज़िंदगी कुछ भी फ़ायदा या नुकसान नहीं करेगी। तुम जानते हो मेरे सर की कीमत सरकार की तरफ से मुकर्रर है। मेरे ज़िम्मे 50 से ज़्यादा कत्ल डाले हुए हैं, जहाँ 50 वहाँ 51, क्या फ़र्क पड़ेगा। और हाँ, मैं डाकू ज़रूर हूँ, लेकिन हर किसी को नहीं लूटता। तुमसे वही डिमांड करूँगा जो तुम पूरी कर सको। नाजायज़ मुतालबा नहीं होगा। अब बताओ, तुम अगली बात सुनने के लिए तैयार हो? हुक्मदार ने या वो जो कोई भी था सेठ की आंखों में झांका। खौफ की एक ठंडी लहर सेठ हांडी वाला की रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई थी, जिसने एक मर्तबा तो उसके सारे जिस्म को झंझना कर रख दिया। देखो साईं, मैं दिल का मरीज हूँ। तुमने जो भी कहना है खुदा के लिए जल्दी करो, मेरी हालत पर रहम करो। हांडी वाला ने करीबन कपाते हुए कहा। सेठ हांडी वाला, तुमने पिछले माह जो इनकम टैक्स रिटर्न भेजी है उनमें 2 करोड़ की हेरा फेरी की गई है। तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 5 माह पहले 1.5 करोड़ रुपया नाजायज बचाया। इन बदमाशियों का तो हमें इल्म है, जबकि तुम्हारे दर्जनों प्रोजेक्ट हैं। हमें फौरी तौर पर 2 करोड़ रुपया गैर मुल्की करेंसी डॉलर और पाउंड में दरकार हैं। अगर तुम अगले 2 दिन में इसका बंदोबस्त कर सको तो ठीक, वरना 48 घंटे के बाद हम तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हारा जो भी फैसला है उससे हमें हाँ या ना में आगाह कर दो, अभी इसी वक्त। ये भी मुमकिन है कि ना की सूरत में तुम्हें मज़ीद 48 घंटे ज़िंदा रहने की मोहलत भी ना मिले और तुम अभी मार दिए जाओ। हाँ, एक सहूलत ज़रूर हासिल होगी कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी की मौत इंतखाब करने का मौका दिया जाएगा। हुक्मदार ने अपना हुक्म सुनाकर जवाब तलब नज़रों से सेठ हांडी वाला की तरफ देखा, जिसने अगर चंद मिनट पहले बतौर एहतियात 3-4 गोलियां न खाई होती तो तलब करदा रकम सुनकर उसका हार्ट ही फेल हो जाता। सेठ हांडी वाला ने जिंदगी में करोड़ों रुपया हरामकारी पर ज़रूर लुटाया था, लेकिन उसने कभी एक पैसा हलाल के रास्ते में खर्च नहीं किया था। ये आदत भी उसे विरसे में मिली थी। वो अगर खैरात भी करता तो बेपनाह तशहीर के साथ किसी खैराती इदारे, हस्पताल, यतीम खाने वगैरह को चंदा वो इसलिए देता था कि उस चक्कर में इनकम टैक्स की रकम माफ़ करवा सके। इस शहर में बेगमात की कई नाम नहाद तंजीमों का वो चेयरमैन वगैरह था और वहाँ सिर्फ ख़वातीन के हसूल के लिए पैसा देता था। अब अचानक हुक्मदार ने 2 करोड़ का मुतालबा और वो भी गैर मुल्की करेंसी में करके उसकी जान ही निकाल दी थी। देखो साईं, हुक्मदार बिजनेस के जो हालात हैं। चुप। अचानक ही हुक्मदार के कनबरदार साथी ने उसे फाड़ खाने वाली नज़रों से घूरते हुए उसकी बात टोक दी। बाबा सेठ हांडी वाला, तुम्हें शायद मेरी बात की समझ नहीं लगी। बाबा, ये कोई इनकम टैक्स का दफ्तर नहीं है जहां तुम अपना लेक्चर सुनाने लगो। मैंने तुमसे कहा था कि साईं को जवाब हाँ या ना में मिलना चाहिए। उसके अलावा अगर तुम कुछ भी कहोगे तो ये लोग तुम्हें वक्त से पहले गोली मार देंगे। हुक्मदार ने अपनी बात मुकम्मल ही की थी जब उसके साथी ने गन का लीवर खींचकर खटाक की आवाज़ पैदा करते हुए उसका मुंह हांडी वाला की तरफ सीधा कर दिया, जिसके बदन पर लर्जा तारी होने लगा था। सेठ हांडी वाला को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो आदमखोर दरिंदों में फंस गया हो, जो उसकी किसी भी हरकत से नाराज़ होकर उसे जिंदा जला डालेंगे। यहाँ एक एक लम्हा उसके लिए अजाबनाक हो रहा था। उसे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना था, वरना किसी भी वक्त उस प्रेशर की वजह से उस पर हार्ट अटैक हो सकता था।
आखिर इन गोलियों से वो कब तक अपने आप को बचाए रखता। हाँ हाँ करता हूँ, उसने कपकपाती आवाज में कहा। ये हुई ना बात, शाबाश सेठ हांडी वाला, हमें तुमसे भी यही उम्मीद थी। आखिर तुम एक कामयाब बिजनेसमैन हो। अगर जिंदगी रही तो ऐसे कई करोड़ तुम खा लोगे, अगर मर गए तो तुम्हारे अरबों रुपए भी किस काम के। ये कहकर हुक्मदार ने जोरदार कहका बुलंद किया। उसके तमाम साथियों ने उसकी तकलीद की थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।